नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिंपल सरोही। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जेपी नड्डा उनसे मुलाकात की है। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं सीएम योगी ने अपने आवास पर जो विधानसभा चुनाव को लेकर उपचुनाव को लेकर बैठक की है। इसको लेकर पश्चिमी यूपी में क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, इसका असर पश्चिमी यूपी की राजनीति पे कैसा होगा और जो मीरापुर विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव होना है, उस पर क्या असर इसका देखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला मेरठ के संपादक नितिन यादव जी। हम उनसे जानेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। देखिए डिम्पल, ये जो पूरी कवायद है इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश पे बहुत असर इसलिए पड़ेगा कि अगर संगठन में कोई बदलाव होते हैं तो बहुत सालों बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। उसके बाद अभी भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर अगर किन्हीं वजहों से ऐसा होता है कि संगठन में बड़ा फेरबदल होता है या भूपेंद्र चौधरी जी को कोई नई जिम्मेदारी या इस स्तर में फेरबदल है तो पश्चिम तो सीधा प्रभावित है ही। चूंकि भूपेंद्र चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो एक जाट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, किसान आंदोलन की नाराजगियों को लेके भी था। उसी लिहाज से उसी समीकरण में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी चर्चाएं चलती भी रही और वही उनके समर्थक हैं वो ऐसा कहता भी रहे कि ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है सर, अभी भी। किस तरह के बदलाव मतलब आप देखिए, सोच रहे हैं किस इतना तरह के बड़ा बदलाव हो बदलाव सकते हैं। जिस तरह से चल रही दो तरह के बदलाव की बात है। सबसे ज्यादा लोगों में संगठन में बदलाव की बात शुरू से है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा संकेत ना तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आया है, जी। ना भूपेंद्र चौधरी जी की तरफ से भी है कि संगठन में कोई बड़ा बदलाव होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं इसको लेके भाजपा जरूर संजीदा है। और पिछले दिनों जो भी उपचुनाव दूसरे लोकसभा राज्य चुनाव जो नहीं, हुए। लोकसभा चुनाव के बाद जो भी पिछले दिनों उपचुनाव दूसरे राज्यों हाँ, में हुए हैं वहाँ भाजपा का प्रदर्शन बहुत काफी बेहतर भी नुकसान नहीं रहा। हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसके बाद जो अगला चुनाव होगा वो 2 साल बाद विधानसभा 27 चुनाव में होंगे, होना है। 27 में चुनाव जी। होंगे लगभग 2 ढाई साल बाद। तो ऐसे में भाजपा कोई ऐसा रिस्क लेने के मूड में नहीं है कि ये मैसेज जाए कि पहले लोकसभा चुनाव में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा उम्मीद के हिसाब से और अब उपचुनाव में ना रहे। क्योंकि मीरापुर सीट पर जो आपने डिम्पल कहा भी कि पश्चिम के लिए संगठन के तौर पर, तो मेरा मानना है कि अगर संगठन के तौर पर कोई बदलाव हुए, हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी ऐसी कोई बड़ी चर्चा घोषणा नहीं नहीं हुई आई है, है कोई। घोषणा भी हाँ, नहीं आई है और अभी कोई ऐसा दावेदार भी कोई नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। एक लॉबी में जरूर ये चल रहा है कि संभावना ऐसी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भूपेंद्र चौधरी जी को वापस सरकार में फिट करें और केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में लेके आए। लेके आए। ऐसी चर्चा जरूर कुछ राजनीतिक गलियारों में है कि ये अदला और बदली ये हो चर्चा सकती है। लोकसभा चुनाव के समय से भी उसके चल बाद रही से है। हाँ, खास तौर पे चली, बात से। क्योंकि उससे क्या है कि देखिए भूपेंद्र चौधरी का कद कोई छोटा कद नहीं है। जी। वो बड़े नेता हैं, वेस्टर्न यूपी में उन्होंने लगातार काम किया, संघ से जुड़े हुए हैं और वो जो पार्टी के बड़े खासतौर से प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके भी बड़े करीबी और करीबी खास रहे। माने जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा तो होने की संभावना बड़ी कम है कि उनको कुछ ना मिले। तो हम्म। ऐसा जरूर हो सकता है कि एक धड़ा मैं करूँ बार बार की कह रहा है कि शायद भूपेंद्र जी हो सकता है कि वो सरकार में सेट हो और केशव प्रसाद मौर्य जो है वो संगठन में आ जाए। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात पश्चिम के लिहाज से डिम्पल है, वो जो आप पूछ रही थी मीरापुर चुनाव जी। को लेकर थी। मीरापुर चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो भाजपा आरएलडी गठबंधन में मीरापुर चुनाव होगा। जी। देखिए आरएलडी इस विधानसभा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जीरो उनके विधायक थे, एक विधायक थे जो जो भाजपा में चले गए थे, तो यानी कि जीरो विधायक। हम्म। उसके बाद सपा आरएलडी का गठबंधन हुआ, समीकरण बने, किसान आंदोलन की नाराजगी थी और आरएलडी को वेस्ट यूपी में अच्छी सीटें मिली। हम्म। और मीरापुर सीट का और दूसरा महत्व जो सपा आरएलडी गठबंधन में थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो ये है कि चंदन चौहान हम्म। मूलतः सपा के नेता थे। जी। अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला कई जगह अपनाया है कि वो अपने नेता को दूसरी पार्टी के सिंबल पर लड़ा देते लड़ा देते हैं चुनाव। हैं। इस बार भी ये माना गया कि मुजफ्फर जिस सीट की वजह से उनके बीच का गठबंधन टूटा या कमजोर हुआ वो मुजफ्फरनगर सीट है। हम्म। ऐसा कहा गया, ऐसा कहा राजनीतिक गलियारों में, अखिलेश यादव चाहते थे कि हिंद मलिक जो अभी जीते हैं जी। वो आरएलडी से तो लड़ लें लेकिन कैंडिडेट हरिंद्र मलिक हो, मतलब हरिंदर आरएलडी के हाँ। खाते में अगर सीट जाती भी है लेकिन वो कैंडिडेट सपा का हो। जबकि शायद जयंत चौधरी या जयंत सिंह ऐसा नहीं चाहते थे, इसी बात की नाराजगी से वो गठबंधन टूटने की बात भी। ऐसी चंदन चौहान उसी कोटे में थे। हम्म। सपा ने जो अपने कैंडिडेट दिए, दो कैंडिडेट दिए, चंदन चौहान को मीरापुर से और गुलाम मोहम्मद को सिवाल खास से। जी। और ये अखिलेश यादव के दोनों बड़े खास माने गए थे। चंदन चौहान तो एक जमाने में बहुत करीबी रहे
लेकिन खास बात यह है कि जब आरएलडी भाजपा के साथ गई तो ये दोनों पूरी अपनी निष्ठा के साथ आरएलडी के साथ ही रहे। और चंदन चौहान तो आरएलडी की कार्यकारिणियों में हम्म, सदस्य भी बने रहे हैं। और अब उनको वहां से लोकसभा सदस्य बन गए और जीत गए। ऐसे में एक तो जो दोस्ती और यारी टूटने की कहानी है चंदन चौहान को लेके, हम्म, मीरापुर में उसकी परीक्षा होगी। तो मुझे लगता है कि सपा जरूर इस बात का दम लगाएगी कि चंदन चौहान को उनके लोकसभा में तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं हरा पाए, पर एटलीस्ट विधानसभा में सीट कौन से उपचुनाव में छीन ले। छीन पाए। और दूसरी बात, आरएलडी ये जरूर बताना चाहेगी कि हमने जब ये सीट जीती थी हम्म, तो ये सिर्फ महज सपा के साथ या दम की वजह से नहीं जीती थी, उनका जी, क्षेत्र में आधार है, उस वजह से जीती थी। बिल्कुल सही। और अगर ऐसे सीट वाइज देखें तो किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं कि जातीय समीकरण अगर बात करें तो वो किस तरह से आप देखिए, देखते हैं? मीरापुर जो सीट है वो आमतौर पे ऐसा माना गया कि गुर्जर बहुल सीट है। जी, सभी पार्टियों ने आमतौर पे गुर्जरों को टिकट दिया है या मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट मिले जी, पिछले कुछ समय से। अवतार सिंह भड़ाना जब जीते थे तो बहुत भाजपा जीते थे, मेरे ख्याल से शायद 145 वोटों के मार्जिन से जीते थे, और तब बसपा कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे। पिछली बार चंदन चौहान भी गुजर हैं, हुँ, सपा आरएलडी के टिकट पे वो जीते। तो एक जो क्लियर वहां समीकरण चल रहे हैं अभी तक, जिन पार्टियों से ऐसा उम्मीद है कि आसपा वहां से चुनाव, आजाद समाज पार्टी जो कि पिछले दिनों अब उनके पास की जिले में हुँ, सांसद बने हैं बिल्कुल चंद्रशेखर, लगीना से तो उनके उनके टिकट, उनके यहाँ टिकट मांगने वालों की भीड़ भी अच्छी है, काफ़ी और है, लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर दलित मुस्लिम समीकरण वहां फिर चलेगा तो वो एक मजबूत कॉम्बिनेशन बन हो भी जाएगा। सकता। ऐसे में सपा से जो लोग मांग रहे हैं अभी, ज्यादातर तो बाहरी लोग हैं, लेकिन उनको अपना कनेक्ट दिखा के वहां पे सपा से भी मांगने वालों में गुजर ही है। मुखिया गुजर का नाम पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा है, उन्होंने अपनी सक्रियता हुँ, में बढ़ाई है। अ, आसपा से पूर्व विधायक रहे, बसपा से शहनवाज राणा, जी, उद्योगपति भी हैं, स्टील की एक बड़ी फर्म चलाते हैं और पहले विधायक भी रहे। उनका भी नाम आसपा से चल रहा है। खास बात यह है कि मलूक नागर बसपा के सांसद थे, चुनाव जी, से पहले ही वो आरएलडी में आए थे। शामिल हुए। तो वो वैसे तो वो चुनाव टिकट चाहते थे बिजनौर लोकसभा का, पर हुँ, उनको बिजनौर लोकसभा का टिकट नहीं मिला। तो जो अभी आज मेरी बात हुई साथियों से कि मलूक नागर नहीं, वो अपने बेटे के लिए, उनके बेटे का नाम जी, अक्षय जी, जी, नागर है, जी, बिल्कुल, अक्षय के लिए वो बिल्कुल। आरएलडी से टिकट मांग रहे हैं। तो अभी तक जो समीकरण है, बसपा अगर चुनाव लड़ती है तो बसपा से भी कई मुस्लिम नेताओं के नाम हैं जो टिकट की श्रेणी में है। सपा को लेके ये भी हो सकता है सपा थोड़ा चौंका दे, किसी गुजर को टिकट ना देके किसी और बिरादरी को अन्य बिरादरी अन्य को बिरादरी को टिकट टिकट दें। देके कर ले। लेकिन ये मीरापुर का जो चुनाव है, इस सपा और जो आरएलडी की दोस्ती टूटी, उसके बाद ये दिखाने की ताकत होगी कि ये सीट हमारी दम पे आई थी, आरएलडी के दम पे आई थी। और आरएलडी अगर इसको कि भाजपा और आरएलडी के दोस्ती में आरएलडी के खाते में आएगी, तो महत्वपूर्ण बात है कि आरएलडी को बताना पड़ेगा हुँ, कि ये हमारा इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हमारा, हम इस क्षेत्र में हमेशा से मजबूती से लड़ते और पैर जीतते जमे रहे, हुए पैर हैं। जमाते रहे। तो ये एक तरह से आने वाला चुनाव जब आएगा 2027 में, तो तब ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें से जो गठबंधन है ये कौन किस तरफ है और जनता का मैंडेट क्या होने जा रहा है। डिम्पल, जी सर। सर एक और आखिरी सवाल जो मेरा है वो ये है कि अभी जैसे डॉक्टर संजीव बालियान को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी में वो रहे और अभी चर्चा ये भी आई थी कि रिसेंटली उन्होंने जयंत चौधरी से मुलाकात भी करी है। तो क्या वो भी उपचुनाव में मीरापुर से नहीं, हो मुझे नहीं सकते हैं? लगता जिस तरह का कद संजीव बालियान का है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं लोकसभा में। हालांकि राजनीति में अनिश्चितताओं का खेल है और होने को कुछ भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो विधानसभा चुनाव में उपचुनाव के प्रत्याशी होंगे, ऐसा लगता तो नहीं है। पर चूंकि मैंने कहा कि तमाम बार ऐसे कुछ हुए भी हैं हो कि, सकता है। भाजपा ने तो प्रयोग किए हैं, जीते जिताए सांसद विधानसभा में चुनाव लड़ाए हैं। जी, तो ये तो फिर भी चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसा प्रयोग हो सकता है कि होने की संभावना हो। रोचक प्रयोग हो अगर ऐसा होगा, संजीव बालियान बड़े नेता हैं इस क्षेत्र में। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि कुछ सीटें जातियों के हिसाब से थोड़ा फिक्स हो जाती हैं, बढ़ जाती जी, हैं, और वहाँ एक रिस्क रहता है, अगर आपने उस जाति को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया पर्टिकुलरली। तो वो जाति नाराज हो सकती है। जी, बिल्कुल। ये सीट चूंकि इस तरह और से बन गई है। उस जगह की हम बात करें तो वो मुजफ्फरनगर और बिजनौर का जो क्षेत्र है और पहले भी वहाँ ठाकुरों की भी नाराजगी ऑलरेडी वहाँ हाँ, तो ऐसे देखने में में मुझे नहीं आई लगता थे। कि भाजपा आरएलडी गठबंधन गुर्जर के अलावा किसी और को वोट ओके, देने की बिल्कुल। सोचेगा भी। जी, खासतौर से जाट को देने की तो सोचे ना, जाट तो वैसे भी जयंत चौधरी के नाम पे जी, पिछले कुछ समय में अब बीजेपी आरएलडी के साथ आए हैं, तो इसकी संभावना थोड़ी कम है। डिम्पल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर और इस बारे में हम अपने अन्य साथियों से भी चर्चा करेंगे और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र चौधरी जी और वरिष्ठ पत्रकार जोगेंद्र उज्ज्वल जी। हम आप सभी से जानना चाहेंगे कि मीरापुर में उपचुनाव होने जा रहा है।
किस किस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, कौन कौन दावेदार है, किस तरह की वहां स्थिति अभी दिखाई दे रही है। राजकुमार जी। डिम्पल जी, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीरापुर जो विधानसभा सीट है उस पर मतदाता 3.5 लाख मतदाता यहाँ जी। पर कहे जाते हैं। जो बताया जा रहा है, जो रिकॉर्ड के मुताबिक 3.5 लाख की बात की जा रही है। और इसमें जो है, जो आंकड़ा वहाँ से कुछ निकल के आया है, क्योंकि वहाँ पर जो पिछले हम अगर चंदन सिंह चौहान की बात करें, जो 2022 का विधानसभा चुनाव रालोद और सपा गठबंधन से लड़े थे, तो वहाँ से विजयी हुए थे, तो वो गुर्जर बिरादरी से हैं। इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़े हैं अभी 2024 का है, तो इसलिए सीट खाली हुई, तो उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। इस बार इनके स्थान पर जो है बीजेपी से जो नाम निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है प्रशांत चौधरी हैं। वो भी गुर्जर बिरादरी से ही हैं, क्योंकि गुर्जर बिरादरी यहाँ पर प्रशांत गुर्जर। हाँ, प्रशांत चौधरी लिखते हैं, प्रशांत अच्छा। गुर्जर हैं। वो भी यहाँ से चुनाव मैदान में आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक पूर्व सांसद रहे हैं राजपाल सैनी, जो यहाँ से क्योंकि ये पहले जो सीट हुआ करती थी, ये सीट हुआ करती थी मोरना, तो यहाँ पर वो बसपा से भी यहाँ पर जो है विधायक चुने गए थे। तो उनकी पुरानी जो विसात है उसको भी भुनाने के लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं। एक दिन पहले ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिले हैं, मुलाकात तो की। वो अपने बेटे के लिए जो है यहाँ से ये अपने बेटे के लिए जो है टिकट मांग रहे हैं, शिवान सैनी अक्षय नागर के लिए। हाँ, नहीं, ये इनका बेटा है शिवान सैनी, ओके ओके। उनके लिए टिकट मांग रहे हैं। एक जाट समाज से हैं, अमित राठी जी का नाम भी चल रहा है, और पूर्व विधायक मिथिलेश पाल भी यहाँ से बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि यहाँ की, क्योंकि गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं रालोद, और इस बार जो बीजेपी का गठबंधन है, अब देखते हैं कि ये रालोद के खाते में जाती है सीट, या फिर जो है भाजपा के खाते में जाती है। उधर रालोद से भी जो दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ से जो बिजनौर से जो पूर्व सांसद रहे हैं हमारे जो है यहाँ मलूक नागर जी, वो अपने बेटे अक्षय नागर के लिए भी यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक बहुत आम चर्चा है कि रालोद इस बार जो है, क्योंकि रालोद की सीट रही है, तो वो रालोद इस सीट को गंवाना नहीं चाहती। वो अति पिछड़ी जातियों में से, सैनी में से, पाल में से, इनमें से भी इनको कोई टिकट एक देने बहुत का अच्छा एक दावेदार ढूंढ रही है। दावेदारी तलाश रही है। अब रही बसपा की बात, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बसपा भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि मतलब एक संदेश आया है बहन जी मायावती की तरफ से जी। कि इस बार वो उपचुनाव भी लड़ेंगे, तो उन्हों की तरफ से जो है मुस्लिमों पर दाव लगाया जा रहा है। दो नाम बड़ी, वरीयता मुस्लिमों को दी जाएगी। हाँ, दो नाम बड़े तेजी से जो है बसपा की तरफ से चल रहे हैं। एक मौलाना जमील हैं, और एक जी। मोहम्मद सालिम है। जी। अब इन दो के नाम जो है महत्वपूर्ण उससे जो है चल रहे हैं। तो अभी तक तो ये है कि यहाँ पर घमासान होना है, रालोद सीट छोड़ना नहीं चाहेगी। ये पूरी चर्चा है कि रालोद अपने लिए ही सीट लेना चाहेगी, और इस पर जो है वो जीतने की भी पूरी दावेदारी है। अब देखते हैं क्या होता है चुनाव में। बिल्कुल। जोगेन जी, आपको क्या संभावना है? देखिए, रालोद की सीट है और रालोद चाहेगी कि अब मैं अपनी सीट बरकरार रखूं। भाजपा से गठबंधन है उनका, तो एक ऐसा भी हो सकता है कि जो सीट चंदन चौहान की है तो चंदन चौहान अपने घर में रखेंगे, तो अपनी पत्नी यासिका चौहान को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। उनका भी नाम मैदान में उतारने का पूरा उनका मन है, और अंदर खाने इसमें बातचीत भी चल रही है कि उनकी पत्नी को भी यहाँ चुनाव लड़ा सकते हैं। और रही अगर सपा और कांग्रेस की गठबंधन की, अगर तो उसमें ये कांग्रेस चाह रही है कि वो सीट अगर हमें मिल जाए तो वहाँ पे अवतार बढ़ाना चुनाव लड़ सकते हैं। सीट ये पहले से ही, सबसे पहले परिसीमन के बाद 2012 में जब चुनाव हुआ तो बसपा के जमील अहमद कासमी यहाँ से जीते। उसके बाद फिर 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा के अवतार बढ़ाना यहाँ पर सपा के लियाकत अली से मात्र 193 वोट से जीते थे। हालांकि भाजपा के विधायक रहते हुए उन्होंने कभी अपने क्षेत्र में नहीं कहा, और चुनाव लड़ने के कुछ दिनों बाद ही इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने वो 5 साल तक स्वीकार नहीं किया, सीट बीजेपी ही रही। तो 2022 का जब चुनाव हुआ तो गठबंधन रालोद का और सपा का रहा, तो सपा के खाते में ये सीट गई, लेकिन चुनाव जो था वो रालोद का रहा, तो रालोद ने चंदन चौहान को यहाँ से जिताया था। तो ये मानना है कि चुनाव दिलचस्प होगा, और यहाँ के जो जितने भी राजनेता हैं वे सब अपने लगे हैं। अभी पौधारोपण अभियान को लेकर वहाँ तमाम लोग बाहर दूर दराज के आकर वहाँ पर वृक्षारोपण करें, तो वहाँ पर एक सियासी गर्माहट बनी हुई है, शुरू हो गई है।
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। और जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को कई सीटों पर करारी हार का भी सामना करना पड़ा है और उपचुनाव की तैयारी को 2027 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गजेंद्र जी, आपका क्या अनुमान है? कैसी तैयारियां आपको लग रही हैं कि क्या ये 2027 की तैयारी है? आप कैसा अनुमान कर रहे हैं? डिम्पल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारी को लेकर है, ये बात इसमें कोई डाउट है नहीं। जैसे भी बताया कि मीरापुर उपचुनाव को लेकर सबकी नज़र है। सबसे दिलचस्प की बात यह है कि रालोद अब की बार भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ गठबंधन है। समाजवादी पार्टी से उसका आमना सामना हो सकता है। समाजवादी पार्टी और रालोद में के बीच ये दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है पहली बार, क्योंकि एक ही सीट है और इस सीट पर दोनों दोनों की ही दावेदारी है। अब यहाँ मीरापुर में जो गुजर बहुल्य इलाका माना जाता है, गुजर समाज के लोग इस सीट को अपना मानते हैं। मलूक नागर भी पहले रहे यहाँ से, बसपा से रहे, अभी हाल में उन्होंने रालो ज्वाइन कर लिया। चर्चा ये भी है कि वो अपने लड़के को लड़ाना चाहते हैं, जिसे साथी राजकुमार सैनी जी ने बताया कि अक्षय नागर हैं, उनके लिए भी टिकट की दावेदारी हो रही है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा जो रालोद के बीच जो गठबंधन है, ये सीट किस पे जाएगी। अगर ये सीट रालोद पे जाती है, क्योंकि रालोद की पहले से ही सीट है, तो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। कई लोगों की दावेदारी है, भाजपा ने अपने प्रत्याशी अलग बना रखे हैं, रालोद ने अलग बना रखे हैं। और अभी जैसे राजकुमार सैनी अपने साथी हैं, इन्होंने बताया कि बसपा भी इस बार उपचुनाव में मैदान में उतारेगी अपने प्रत्याशियों को। 2 मुस्लिम चेहरों पर चुनाव लड़ने का हुआ है, क्योंकि बसपा ने पहले भी मीरापुर सीट पे भी एक जाट प्रत्याशी को लड़ाया था, मजबूती से चुनाव लड़ा, हार गया अलग बात है, लेकिन चुनाव उन्होंने मजबूती से लड़ा। ऐसी अभी इस सीट पे देखने को मिलेगा आपको कि पहले तो ये है कि भाजपा के खाते में सीट जाती है रालोद के, ये देखने की बात है। उसके बाद दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गजेंद्र जी, इसमें एक और मैं आपको आगे आपकी बात बढ़ाना चाहूंगा कि 3,50,000 यहाँ का मतदाता है और 1,20,000 यहाँ पर जो है मुस्लिम वोट बैंक है और लगभग 55,000 यहाँ पर दलित वोट बैंक है। अगर इस समीकरण को हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं जो है ना जबरदस्त तरीके से जो है वो करने जा रही है। लगभग गुजर लगभग ऐसी बताते हैं 30-35 के लगभग का आंकड़ा है। इन सब अति पिछड़ी जातियों में चाहे सैनी हो वहाँ 30-35 का दावा करते हैं, गुजर भी 30-35 का दावा करते हैं और ऐसे ही पाल हैं वो भी 30-28-30 का दावा करते हैं। तो उस हिसाब से समीकरण में उस पर बात कर रहा था कि 1,20,000 और 55,000 को जो अगर हम जोड़ते हैं तो 50% नहीं, वोट वो बैंक राजकुमार जी, ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो गठबंधन ये जो अपना इंडिया गठबंधन है, इन्होंने पूरा पश्चिम यूपी में ऑल यूपी में पूरा ये रखा कि दलितों को और मुस्लिमों को साधने के हिसाब से ही टिकट दिए। उसका समीकरण को देखते हुए भी मजबूती से जब टिकट का बंटवारा होगा तो इसको फोकस रखा जाएगा कि मुस्लिम और दलित का जिसके पास समीकरण बनेगा तो वो सीट निकाल सकता है। ये रालोद भी इस पे भी मंथन कर सकती है रालोद। तो ये तो देखने के बाद ही कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट किसको घोषित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जगन सर? जी, राजकुमार सैनी जी ने सही कहा कि बसपा का जनाधार बहुत कम हुआ है, लेकिन मीरापुर सीट 2012 में बसपा पे ही रही है। मौलाना जमील अहमद कासमी वहाँ चुनाव लड़े, तो इस बार भी वहां से बसपा से राजपाल सैनी भी वहाँ पे मोरना सीट रही है पहले। तो मोरना सीट का ही परिसीमन के बाद 2009 के बाद मीरापुर सीट रही, तो वहाँ मोरना सीट से राजपाल सैनी है वे बार लड़ चुके, विधानसभा पहुंच चुके हैं। राजपाल सैनी के बाद वहाँ पे सैनी बिरादरी के रामपाल सैनी भी 2 बार वहाँ पे विधायक हो चुके हैं। मिथिलेश सैनी भी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी है, मिथिलेश पाल भी। और रालोद के टिकट से ही वहाँ पर कादी राणा भी चुनाव जीत चुके हैं। तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अगर मुस्लिम दलित समीकरण बना तो बसपा के लिए काफी एक रामबाण साबित होगा, यो उनके लिए एक संजीवनी हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पर जो बसपा के जो पूर्व विधायक है मौलाना कासमी प्रयासरत हैं। अब ये देखते हैं कि कौन किस तरह से किसको अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि सर ने बताया कि कौन कौन इस सीट पर अभी तक विधानसभा पहुंचे हैं, वो एक मैं आपको बता देती हूँ। 1967 में कांग्रेस से राजेंद्र दत्त त्यागी पहुंचे थे और 1974 में कांग्रेस से नारायण सिंह
1977 में जनता पार्टी से नारायण सिंह और 1980 में जनता पार्टी से एस मेहंदी असगर और 1985 में कांग्रेस से सईदुज्जमा और 1989 में जनता दल से अमीर आलम, 1991 में भाजपा से रामपाल सिंह, 1993 में भाजपा से रामपाल सिंह, 1996 में सपा से संजय सिंह, 2002 में बसपा के राजपाल सैनी और 2007 में रालोद से कादिर राणा और 2009 में रालोद से मिथिलेश पाल, 2012 में बसपा से मौलाना जमील, 2017 में भाजपा से अवतार भड़ाना और 2022 में रालोद से चंदन चौहान रहे हैं। तो इस सीट पर जो सियासी दांवपेच है वो शुरू हो गए हैं। पुराने दिग्गजों ने अपने समीकरण लगाने शुरू कर दिए हैं। टिकट को लेकर दावेदारी जारी है। इस सीट पर कैसे मुकाबले देखने को मिलेंगे वो अभी तब स्पष्ट होगा जब ये सीट पता चल जाएगा कि ये सीट रालोद के खाते में जा रही है या भाजपा के खाते में जा रही है और किससे सपा से किसका मुकाबला होगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई चर्चा के साथ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।